आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम प्रोनाउन सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन और इसे हिंदी में अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी से अर्ज करना चाहता हूं कि प्लीज इस पूरे वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस चैप्टर में दी गई यूनिट्स और कंटेंट आपसे मिस हो। तो आपको किसी भी हाल में इसे मिस नहीं करना है और इसको पूरा देखना है ताकि आपको सारे कंटेंट के बारे में अच्छा एक्नॉलेजमेंट्स मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा क्या होती है देख लीजिए। वे सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हिंदी वाक्य में अगर कोई सर्वनामिक शब्द दिए गए व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, लेकिन वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, और अगर उसका बोध कराया जाता है तो उसे हम हिंदी में अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसको अंग्रेजी के अनुसार देखते हैं। देखिए, द प्रोनाउन विच एड्रेस टू indefinite पर्सन और ए थिंग्स इज कॉल्ड indefinite प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में indefinite पर्सन या प्रोनाउन को एड्रेस करना हो या थिंग्स को एड्रेस करना हो तो उसके लिए हम जिस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम इंग्लिश में indefinite प्रोनाउन कहते हैं। दोबारा नोट कर लीजिए कि कोई भी indefinite पर्सन या थिंग्स जिसे आप पर्टिकुलरली आप जिसके नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते वो इंडेफिनेट होता है। तो उस पर्सन या उस थिंग्स को एड्रेस करने के लिए जिस एप्रोप्रिएट नाउंस का हम यूज करते हैं उसे आपको इंग्लिश में इंडेफिनेट प्रोनाउन कहना चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं जो इंडेफिनेट प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इसी तरह से ऑल, मोस्ट, बोथ, फ्यू, मेनी, नन, लिटिल एंड अदर। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हमने अभी उन्हीं एग्जाम्पल को लिया है जो मोस्टली जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इसके डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव, यानी कि इनको दो भागों में डिवाइड किया है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट हमने आपके सामने रिप्रेजेंट की है। उनको भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, देख लीजिए। बडी, वन और थिंग के बेस पर इनको इंडेफिनिट पर्सन कहते हैं। कहने का मतलब अगर सफिक्सेस के तौर पर एवरी के पीछे या सम के पीछे या एनी के पीछे या नो के पीछे बडी, वन या थिंग का प्रयोग करते हैं एज ए सफिक्सेस, तो उनको अपन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर जैसे कोई भी एडजेक्टिव होता है जो उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके फीचर को उसको क्वालिफाइड करता है और उसके नंबरिंग को एक्सपोज करता है, उसके लिए हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होते हैं जैसे ऑल, मोस्ट, बोथ, फ्यू, मेनी, नन, लिटिल एंड अदर। इसी तरह से यहां पर देख लीजिए एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक है, तो आपको दोबारा ध्यान देना चाहिए कि हमने यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन है, दूसरा इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनमें भी 90% सिमिलरिटीज होती है, इसीलिए इनको साथ पढ़ने से आपके सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम देखते हैं, लेट्स लर्न हाउ टू यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को और इनडेफिनिट प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं। Indefinite pronoun is used only for addressing person or things which are indefinite, यानी कि जो पर्सन जो थिंग्स हमेशा indefinite होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम indefinite pronoun का यूज करते हैं। लेकिन उसी दौरान indefinite adjective is used to quantity और qualified indefinite person और things, यानी किसी भी indefinite person को या उस things की
जो क्वांटिटी होती है या क्वालिफाइड होता है उसको यूज करने के लिए हम जिस इंडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंडेफिनिट पर्सन को या थिंग्स को क्वालिफाई करने के लिए या उसको क्वांटिफाई करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे हम आई उसे हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे जिसके द्वारा इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने 10 एग्जाम्पल रखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के। आप देखिए हमने इनमें कम से कम 10 यानी पर एक सेंटेंस में सभी सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पे जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है वो सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। एवरीबडी, समवन, नो वन, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, नथिंग, नन एंड नो वन। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हाईलाइटेड हैं वो सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। अब इनका यूज कैसे किया वो देख लीजिए। देखिए एवरीबडी यहां पर हम पर्टिकुलरली नंबरिंग शो नहीं कर पा रहे हैं। समवन में, एनीवन में, किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम नंबरिंग को शो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहा है। एवरीबडी वाज शॉक्ड टू नो दिस। हर कोई ये जानकर स्तब्ध हो गया। ठीक है, ये पहले का ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से दूसरे का देख लीजिए। समवन वाज ग्लारिंग मी कंस्टेंटली। कोई मुझे लगातार घूर रहा था। एनीवन कॉल्ड मी राइट नाउ। किसी ने अभी मुझे कॉल किया या मुझे बताया। समथिंग इज नॉट गुड हियर। यहां पर कुछ ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज ओके हियर। यहां सब कुछ ठीक है। एवरीवन नोज टू मी। हर कोई मुझे जानता है। नोबडी केम टू जॉइन द पार्टी। पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई नहीं आया। नथिंग हैपेंड हियर। यहां कुछ नहीं हुआ। दिस इज नन योर बिजनेस। ये आपका काम नहीं है। नो वन कैन हेल्प मी। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप देख लीजिए हमने जितने भी यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स को प्रयोग किया है, यूज किया है, वो सारे के सारे वर्ड यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी भी नाउन या प्रोनाउन को फीचर वाइज या उसके नंबर वाइज उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए एवरीबडी में कितने नंबर है वो हमें उसका पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, समवन में, एनीवन में, तो हम इसको ओनली फॉर इनडेफिनिट प्रोनाउन ही कहेंगे, उसके नाम से उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है उसका रोल क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। इसकी भूमिका यही होती है कि ये ओनली फॉर, यहां पर ओनली फॉर पीपल को या थिंग्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम हमेशा इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव के, जो 10 एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे ऑल द मिल्क वाज सोल्ड। पूरा मिल्क, पूरा दूध बेचा गया। ठीक है ना, पूरा का मतलब सारा का सारा। काउंटिंग, नंबरिंग यहाँ पे शो नहीं हो पा रही है। आई बाउट सम पेन्स। हमने कुछ पेन खरीदे। तो कुछ पेन यहां पर भी हमें यह पता नहीं है 5 है 10 है, हमें एग्जैक्ट उसके नंबर पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको इंडेफिनिट माना है। तो हमने सम का प्रयोग यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया है। अब मैं इसे एडजेक्टिव क्यों कहूंगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। देख लीजिए, हम जब भी एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके रिकॉग्नाइज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग जरूर किया जाएगा। आप देख लीजिए, ऑल के साथ में द मिल्क, सम के साथ में पेन, फ्यू के साथ में पीपल, इनफ के साथ में मी, वन के साथ बॉय, अदर्स के साथ में हमने यहाँ पे हेल्प वर्ब को यूज किया। यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट और एज ए सब्जेक्ट भी काम कर रहा है। इसी तरह से मैनी वेडिंग कार्ड, यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया है। टू के साथ में मच का प्रयोग किया है। ए लिटिल के साथ में बॉय का प्रयोग किया है और एनी के साथ में कॉपी का प्रयोग किया है। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि हमने सभी के सभी जितने भी जो यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव है उनके साथ हमने नाउन का प्रयोग किया है, क्योंकि हमेशा एडजेक्टिव नाउन के साथ ही रिप्रेजेंट होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जबकि प्रोनाउन की केस में ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन को कभी भी नाउन की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और यहां पर प्रोनाउन हमेशा अकेला ही काम में आता है, अकेला ही यूज किया जाता है। इसको हम सेपरेटली यूज करते हैं। यहां देख सकते हैं सभी के सभी 10 प्रोनाउन में हमें कहीं पर भी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के तौर पर यहां पे रिप्लेस होके काम कर रहा है। लेकिन यहां पर हमें प्रत्येक यानी एवरी जो एडजेक्टिव है उसके साथ में हमें नाउन की रिक्वायरमेंट हो रही है। आगे एग्जांपल देखिए, फ्यू पीपल यानी कुछ लोग, लुक्ड आफ्टर मी, कुछ लोगों ने मेरी देखभाल की। दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है।
दिस इज द वन बॉय, ये एकमात्र एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा बच्चा है जिसने मेरी मदद की या सहायता की। यू कैन रिमेन हियर, आप यहां रह सकते हैं, बाकी कैन गो फ्रॉम हियर, यहां से जा सकते हैं। आई हैव मेनी वेडिंग कार्ड्स, मेरे पास कई शादी के पत्रक है यानी कि कार्ड्स हैं। दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। आई सा ए लिटिल बॉय इन ए क्लास, मैंने क्लास में एक छोटे से बच्चे को देखा। हैव यू एनी कॉपी, क्या आपके पास कोई कॉपी है? तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव के तौर पे, है ना, जो भी वर्ड्स यूज किए हैं, हाईलाइटेड वर्ड यूज किए हैं, वो सारे के सारे ओनली फॉर नाउन को क्वालिफाइड कर रहे हैं, उसकी नंबरिंग को क्वालिफाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने इनको यहाँ पे यूज किया है, इसलिए इनको कहेंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव। तो हमने इनको 10 भागों में इसलिए डिवाइड किया था ताकि आपके दोनों के बीच में जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो सके। तो चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टेबल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि हम अब इंडेफिनिट प्रोनाउन की टेबल्स के बारे में जानकर लेंगे कि हम कैसे कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन को किस तरह से यूज करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिए हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को दो भागों में डिवाइड किया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है पर्सन और दूसरा है थिंग्स। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति और थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। तो हमने व्यक्ति और वस्तु के आधार पे इस टेबल को दो भागों में डिवाइड किया है। तो अब देख लीजिए कि इनडेफिनिट पर्सन कौन कौन से होते हैं। जिसके पीछे वन और बडी आ जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसके पीछे वन या बडी आ जाता है उसे हम इनडेफिनिट पर्सन कहते हैं। और जिसके पीछे थिंग्स आ जाता है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इनके पीछे सफिक्सेस के तौर पे थिंग आया, तो इनको हम इनडेफिनिट थिंग्स कहते हैं। लेकिन यहां पर एवरी, सम, नो और एनी के पीछे सफिक्सेस के तौर पे वन और बडी आया, तो इसे हम इंग्लिश में इनडेफिनिट पर्सन कहते हैं। तो ये इसके दो टाइप हो गए। अब आप देख लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इनडेफिनिट पर्सन आता है तो उसके लिए हम मेल और फीमेल के अनुसार, यानी मेल है तो हम ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो इन सभी के अंदर अगर हमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, फीमेल की वॉइस आ रही है, तो उसके लिए हम सी, हर और हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी इंडेफिनिट पर्सन की बात होगी तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही माना जाएगा और सिंगुलर फॉर्मेट के लिए हमेशा मेल और फीमेल को यूज किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस है यानी कि इंडेफिनिट थिंग्स का, उसके लिए हम मेल और फीमेल के तौर पे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसके लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर अगर एवरीवन या एवरीबडी का फॉर्मेट आ जाए तो वहां पे आपको मेल के अकॉर्डिंग ही का पूरा फॉर्मेट यूज करना है, और अगर फीमेल आ जाए तो आपको सी का फॉर्मेट यूज करना है। ये सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर सेंटेंस के अंदर मेल की रिक्वायरमेंट है तो आपको ही और हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग करना है, वो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो फीमेल की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपको सी, हर और हर सेल्फ का प्रयोग करना है। अभी कैसे करना है इसके बारे में आपको जो प्रीवियस चैप्टर उसके बारे में, उसमें मैं आपको इनको डिटेल से बता चुका हूं कि ही को प्रयोग कैसे करेंगे। हिज को देख लीजिए, ही का प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस पे किया जाएगा, हिज का प्रयोग हमेशा पॉसेसिव केस में किया जाएगा, हिम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में किया जाएगा, और हिम सेल्फ को हमेशा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक के तौर पे यूज किया जाएगा। और यहाँ पर सेम टू सेम फीमेल में भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो अगर कोई इनडेफिनिट थिंग्स आ जाए अगर किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे आपको इनको रिप्लेस करने के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करना है। कौन सा करोगे? उसके लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करोगे। तो उम्मीद करता हूं अभी तक हमने आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट्स दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव रूल्स जो इस चैप्टर को बना देंगे बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि आपकी बेहतरीन कमांड हो जाएगी। आप लाइफ में कभी भी चाहे बड़े से बड़े एग्जाम में, चाहे तो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे आरबीसी का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको झट से सोल्व कर देंगे, ऐसा मेरा अक्लेमेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला नियम क्या बोलता है उसको देख लीजिए कि हम ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, सी, हर और हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ये कहां करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि ये है क्या। देख लीजिए, ही और शी तो है एकदम सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज होने वाला।
हिज और हर को हमेशा पजेसिव केस में यूज किया जाता है, यानी कि इसे सब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट के तौर पे दोनों ही फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस में। इसी तरह से हिम और हर, यानी इसका जो तीसरा पार्ट है वो एकदम सेम था, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। तो हर और हिम जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। उसी तरह से हिमसेल्फ और हर सेल्फ को हमेशा रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक फॉर्मेट में यूज किया जाएगा। ये तो होगी इसके बारे में बेसिक जानकारी, लेकिन हमने इसको यहां पे क्यों लिखा है मैं आपको अब इसके बारे में डिफाइन करूंगा। देखिए कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर एंड हर सेल्फ आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं फॉर सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी एक वचन अनिश्चित जो सर्वनाम होता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं जिसके अंत में बडी या वन आता हो। यानी कि कोई भी ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके पीछे बडी या वन आता हो एंड में, तो उसके लिए हम ही और शी फॉर्मेट को यूज करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था टेबल में कि ही कहां करते हैं, शी कहां करते हैं। अगर उसमें फीमेल प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे, अगर मेल प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला एग्जांपल है एवरीवन हैज हिज चॉइस, समबडी हैज हर चॉइस। तो आप देखिए इन दोनों एग्जांपल में हमने पहले एग्जांपल में हिज का प्रयोग किया, दूसरे में हमने हर का प्रयोग किया। अब हर का प्रयोग किया है, इसका मतलब समबडी के तौर पे हम जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वहां कोई लड़की है या लड़कियां हैं, ठीक है, कोई लड़की है कोई गर्ल्स है उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो किसी गर्ल्स को एड्रेस करने के लिए हमने समबडी के साथ में हर का प्रयोग किया। मान लीजिए अगर वहां पे कोई बॉय है, कोई लड़का है, कोई मैन है, अगर उसे एड्रेस करना है तो हम एवरीवन के साथ में हिज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देर का इट, इट्स और इटसेल्फ, इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए उसको भी आप। आर, इट, इट्स, इटसेल्फ आर यूज्ड फॉर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन इन विच थिंग कम एट द एंड। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अगर उसके पीछे, यानी कि उस वर्ड के पीछे सफिक्स के तौर पे थिंग आता है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, अगर मान लो पीछे थिंग आता है तो उसके लिए हम जिस वर्ड को प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको डिफाइन कर रहा हूं। आप एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग हैज इट्स ओवन लिमिटेशन। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने एवरीथिंग के साथ में इट्स का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग को हमने प्लूरल फॉर्मेट माना है। अगर वो प्लूरल फॉर्मेट है तो उसके लिए हम इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में इतना सा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा नियम कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है सिंगुलर एचवी, यानी कि एक वचन सहायक क्रिया। इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सिंगुलर एचवी इज यूज्ड ऑलवेज विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करेंगे वहां हमेशा आपको ध्यान रखना है हम सिंगुलर एचवी का ही प्रयोग करेंगे, वहां कभी भी गलती से प्लूरल एचवी को यूज मत कर लेना। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए। एवरीवन, एवरीबॉडी, नथिंग, देख रहे हैं ना। इन तीनों एग्जाम्पल में एक तो हमने वन का चूज किया, एक बडी का चूज किया, एक हमने थिंग का चूज कर लिया। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल में हमने सिंगुलर एच का प्रयोग किया है। इच, वाच और हेज तीनों ही सिंगुलर है। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं, सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात होगी उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर एच को ही प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोल रहा है? दे का प्रयोग। हम दे का प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, दे इज यूज्ड इन द टेक क्वेश्चन, यानी कि हम दे का प्रयोग टेक क्वेश्चन में करेंगे व्हेन सब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन इन विच बडी एंड वन एज ए सफिक्स इज यूज्ड। इसका मतलब यह हुआ कि कोई सा भी टेक क्वेश्चन हो, किसी भी टेक क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से नोटिस करिएगा, किसी भी टेक क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए हम सब्जेक्ट के तौर पर कोई ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं जिसमें बडी और वन एज ए सफिक्सिस के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एवरीवन, एवरीबॉडी, अब वो सफिक्सिस के तौर पे यूज हो रहा है किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तौर पर, यानी किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर अगर एवरी या एनी या कुछ भी कह लीजिए, अगर उसके पीछे वन या बडी आ रहा है और अगर हमें उसका टेक क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है उसका टेक क्वेश्चन, तो वहां पे हमें टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट बनाने के लिए दे का प्रयोग करना है, दे का प्रयोग करना है। दोबारा देख लीजिए एग्जांपल, एवरीवन डज हिज वर्क, डू नॉट दे
एंड क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं हमारा पहला सेंटेंस था एवरीवन डज हिज वर्क। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को हमने माना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्यों है? क्योंकि हमने इसमें डू डज का प्रयोग किया है और आप सभी को पता है डू डज ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। ये आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है इसका टेक बनाने के लिए आपको इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पर एवरीवन आ रहा है तो चाहे एवरीवन आ जाए चाहे एवरीबॉडी आ जाए, हमेशा हमें सब्जेक्ट के तौर पे दे का प्रयोग करना है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये रूल कहां लागू करता है? जिसके पीछे बडी और वन आता है। ठीक है, ये हो गया आपका दे का रूल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या बोलता है? इट का प्रयोग। अब इट का प्रयोग कहां करते हैं? आपको सेम टू सेम कॉपी करना है, यानी कि तीसरे नियम को कॉपी करना है। कैसे करना है वो देख लीजिए कि इट इज यूज्ड इन द टेक क्वेश्चन। इट का प्रयोग भी टेक क्वेश्चन में किया जाता है, वो भी सब्जेक्ट के तौर पे किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन इन विच थिंग एज सफिक्सेस यूज्ड, इट्स मीन अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर मान लो एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग आ जाए, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं सम, एनी, नो, कुछ भी मान लीजिए, उसके पीछे थिंग आ रहा है सफिक्सिस के तौर पे, यानी प्रत्यय के तौर पे। सफिक्सिस का मतलब था प्रत्यय। प्रत्यय के तौर पर, सफिक्सिस के तौर पे अगर पीछे थिंग आ जाता है तो अगर हमें उसका टेक क्वेश्चन बनाना है तो उसका टेक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसका नाम होगा इट। यानी कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, कुछ भी आ जाए जिसके पीछे थिंग आ जाए, अगर वो सब्जेक्ट है और हमें उस सेंटेंस का टेक क्वेश्चन बनाना है तो टेक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा इट। लेकिन यहां क्या बन रहा था? दे। यहां दे क्यों बन रहा था? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो अलग है। यहां सब्जेक्ट में बडी और वन आ रहा है और जिसके पीछे बडी और वन आता है वो होते हैं पर्सन। तो आप सीधा सा सिंपल सा फंडा देख लीजिए कि अगर इंडेफिनेट पर्सन आ जाए ना तो वहां पे आपको दे का प्रयोग करना है और इंडेफिनेट थिंग्स आ जाए तो वहां पे आपको इट का प्रयोग करना है। कहां करना है? टेक क्वेश्चन बनाने के लिए। जब भी आप टेक क्वेश्चन बनाओगे वहां सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको थिंग्स और पर्सन को चूज करना है। अगर मान लो पर्सन है तो दे का प्रयोग करना है और थिंग्स है तो उसके लिए आपको इट का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? वन का प्रयोग, वन का प्रयोग, वंस का प्रयोग, वन सेल्फ का प्रयोग। आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे कि चार फॉर्मेट हमने क्यों यूज किए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल सा फंडा रखना है कि हमने वन को यूज किया है। वन अगर आ जाए तो हमें वन को कैसे यूज करना है तो देख लीजिए। वन, वन, वंस और वन सेल्फ। वन यहां पे सब्जेक्ट के तौर पर आया है, ये वन यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है और ये वंस यहां पर ये जो इसको बोलते हैं पसेजिव यानी एपोस्ट्रोफी के तौर पे आया है और ये जो वन सेल्फ है ये आपके रिफ्लेक्सिव फॉर्मेट में आया है। तो ध्यान रखिएगा अगर सब्जेक्टिव केस के तौर पर वन आता है, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर वंस आता है या एपोस्ट्रोफिक केस के तौर पर वंस आता है या रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक केस के तौर पर वन सेल्फ आता है तो ध्यान रखिएगा इफ वन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट फॉर इनडेफिनिट पर्सन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो और उसके शुरुआत में सब्जेक्ट के तौर पे वन आ रहा है, तो हमें क्या करना है? उसका इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाने के लिए इन चार में से किसी एक को यूज करना है। ठीक है ना? मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं। ये दो एग्जांपल है 1 और 2। पहले एग्जांपल में हमने वन का प्रयोग किया, दूसरे एग्जांपल में हमने वन का प्रयोग किया। पहले एग्जांपल में हमने इस वन के लिए वंस का प्रयोग किया और दूसरे एग्जांपल में हमने वन के लिए वन सेल्फ का प्रयोग किया। यानी ये वंस यहां पे एपोस्ट्रोफी के तौर पे आ रहा है और यहां पर ये रिफ्लेक्सिव केस के तौर पे आ रहा है, यानी एम्फेटिक के तौर पे यहां पे यूज किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि चाहे इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट के तौर पे वन आता है तो उसको एड्रेस करने के लिए हम इन चारों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो सब्जेक्टिव केस है तो वहां वन का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस है तो भी वन का प्रयोग करना है, अगर एपोस्ट्रोफिक केस है तो उसके लिए वंस का प्रयोग करना है और अगर मान लो वो रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए आपको वन सेल्फ का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं आपको पांचवा नियम भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे छठा नियम। वो देख लीजिए कैसे है कि वन और वंस का प्रयोग कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये रूल्स अलग था, ये रूल्स अलग है। ये दोनों अलग क्यों है? क्योंकि यहां आपके रूल्स अलग अलग यहां पे लागू हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें कौन सा रूल्स अप्लाई हो रहा है मैं आपको यहां बताऊंगा, देख लीजिए। जैसे वन और वंस का प्रयोग कैसे किया जाता है।
बहुत सारे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करने के लिए हम वन और वंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इससे अलग होगा, सेपरेट होगा। वो कैसे होगा देख लीजिए कि वन इज यूज टू स्टॉप रेपिटेशन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कंस्टेंटली एंड वंस इज यूज टू स्टॉप रेपिटेशन फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन कंस्टेंटली। आप समझ रहे हैं, यहां पे हमने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया, एक तो सिंगुलर को, एक यहां पे किया प्लूरल को। यानी कि कोई भी काउंटेबल नाउन जिसको अपन गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए वन का प्रयोग करेंगे, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन अगर मान लो प्लूरल है या नंबर इस प्लेटफॉर्म पे है तो उसके लिए हम वंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक वचन के लिए वन का प्रयोग करना है, बहुवचन के लिए आपको वंस का प्रयोग करना है। लेकिन ये कहां करना है, ये क्यों करना है, मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी काउंटेबल नाउन है, जो गिनने वाला जो शब्द है, अगर वो बार बार सेंटेंस में आ रहा है कंस्टेंटली, यानी बार बार आता है, तो उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए, यानी उसके बार बार ना आए, वो बार बार ना आए, तो उसके बार बार आने को, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए हम वन और वंस का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। आप दो एग्जांपल देखिए। दिस इज ए न्यू टेबल, यह एक नई टेबल है। दीज आर न्यू टेबल्स, ये नई टेबलें हैं। आप देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है उसमें हमने ए का प्रयोग किया, दूसरे में हमने ए का प्रयोग नहीं किया। यानी कि पहला सेंटेंस आपका सिंगुलर है और दूसरा आपका प्लूरल है, क्योंकि पहले में टेबल एक है और दूसरे में टेबल्स बहुत सारी है। तो टेबल एक है, टेबल को आप काउंट कर सकते हो, टेबल्स है उसको भी काउंट कर सकते हो, लेकिन ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो इस एक वचन को जब हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे बट दिस इज एन ओल्ड वन, हमने यहां पे वन का प्रयोग किया। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, हमने वन का प्रयोग किया है। ये वन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहां पे टेबल एक है। यहां हमने वंस का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि यहां पे टेबल्स एक से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो वंस का प्रयोग करेंगे, अगर कोई संज्ञा एक है तो उसके लिए हम वन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको छठा नियम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सातवां नियम। सातवां नियम है कि समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा रूल्स है, इसमें कहीं भी आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, अगर कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें हमेशा समवन, समथिंग और समबडी का प्रयोग किया जाता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है, तो उस कंडीशन में आपको एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग का प्रयोग करना है। तो इनमें दो फर्क है, एक सम का फॉर्मेट है, एक एनी का फॉर्मेट है। अगर एनी का फॉर्मेट है तो ध्यान रखना, एनी जो वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है और जो सम वर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। अब मैं इसके सामने इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल रखता हूं, वो देख लीजिए। जैसे समवन इज फॉलोइंग मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है, यह आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने समवन का प्रयोग कर दिया। एनीवन इज नॉट लुकिंग मी, कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमने एनीवन का प्रयोग किया। अगर मान लो आप इसको रिवर्स करते हो या कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने समवन की जगह एनीवन लगा दिया और एनीवन की जगह आपने समवन लगा दिया, तो आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम वन, समथिंग, समबडी का प्रयोग करना है, इनमें से, इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आपको एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सातवां नियम भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आठवां नियम, यानी ऑल का प्रयोग। ऑल का मतलब होता है सब, सारे या पूरे, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब सारे को कंप्लीट हमें सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं। अब ऑल का प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑल इज यूज्ड विद बोथ पर्सन एंड थिंग्स इज इंडेफिनिट पर्सन, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, यानी कि एक तो पर्सन हो गया, एक थिंग्स हो गया, एक तो व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया। इन दोनों के लिए ही हम ऑल का प्रयोग करते हैं। यानी कि पर्सन हो तो उसके लिए भी अपन ऑल का प्रयोग कर सकते हैं और जो थिंग्स है उसके लिए हम ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप इसको देखिए पर्सन के हिसाब से। जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ अस लव पीस, हम सब में से, हम सब टोटल जितने भी हैं, हम सब शांति पसंद करते हैं या अमन चैन से, जो अमन चैन होता है उससे प्यार करते हैं। हम सब यहाँ पे कौन है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए हमने यहाँ पे ऑल का प्रयोग किया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर थिंग्स यानी वस्तु के लिए, ऑल ऑफ दीज पेन, इन सब, ये जो सभी पेन है ये सारे के सारे कॉस्टली है। तो आप देख सकते हैं पेन जो वर्ड है वो थिंग्स है, यानी वस्तु है, तो ये वस्तु को एड्रेस करने के लिए आया और यहां पर ये इंसान को यानी व्यक्ति को एड्रेस करने के लिए आया। तो आप देख लीजिए हम ऑल का प्रयोग दोनों ही फॉर्मेट में कर सकते हैं, चाहे तो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे नौवां नियम। नौवां नियम क्या बोलता है वो देख लीजिए। नौवां नियम है सम का प्रयोग। सम का मतलब होता है कुछ या कम। अब सम का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं।
सम इज यूज्ड फॉर समटाइम्स नंबर, यानी कभी कभी तो इसको नंबर्स के लिए प्रयोग करते हैं, कभी कभी इसको हम क्वांटिटी के लिए प्रयोग करते हैं, और कभी कभी हम इसको इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, और कभी कभी हम इसको इनडेफिनेट क्वांटिटी एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, आप इसे प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रोनाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वहां इसको नंबर या क्वांटिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वहां भी आप इसको नंबर और क्वांटिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने चार चार एग्जांपल रखूंगा जहां आपका टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूं। जैसे एग्जांपल है सम ऑफ द बॉयज, तो आप देख सकते हैं बॉयज यहां पर क्या है, नंबर, यानी हम काउंट कर सकते हैं। सम ऑफ द शुगर, यहां पे क्वांटिटी आ रही है, यानी किसी मात्रा, कोई चीज की मात्रा, समझ गए आप। सम बॉयज यहां पे नंबर्स आ रहा है, लेकिन कौन सा नंबर्स आ रहा है, एडजेक्टिव का आ रहा है। ये दोनों आपके प्रोनाउन के थे, ये एडजेक्टिव का हो गया। इसी तरह से आई विल वेट फॉर सम डेज, यहां पे सम के साथ में डेज आ रहा है, तो ये आपका क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब मैं आपको चारों को थोड़ा डिफाइन करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको। देखिए, दो एग्जाम्पल तो हमने यूज किए प्रोनाउन के तौर पे, और दो एग्जाम्पल हमने यूज किए थे एडजेक्टिव के तौर पे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको देखना है। जैसे अगर मान लो हम इसको प्रोनाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको यूज किया नंबर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। अब कैसे यूज किया, जैसे मैंने कहा सम ऑफ द बॉयज, यानी कि लड़कों में से कुछ, कुछ लड़के ऐसे हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं, यानी कि हम लड़कों को काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर को, ठीक है। तो नंबर जो वर्ड होता है वो यूज हो रहा है यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर, समझ गया मेरी बात को। तो ये हो गया नंबर के फॉर्मेट में। इसी तरह से अब जैसे मान लो शुगर है, अब शुगर को काउंट तो नहीं कर सकते ना। अब अगर शुगर को काउंट करना है तो हमें उसकी क्वांटिटी शो करनी पड़ेगी, उसकी मात्रा, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो मैंने कहा सम ऑफ द शुगर, यानी कि कुछ, जो कुछ शुगर है हैज बीन कंज्यूम्ड, यानी उसको काम में ले लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो शुगर की मात्रा थी उसको थोड़ा काम में ले लिया गया। अब शुगर को काउंट तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि काउंट तो ओनली फॉर काउंटेबल नाउन को ही किया जा सकता है। अब जो अनकाउंटेबल उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, और काउंटेबल को काउंट करने के लिए हम नंबर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो ये शब्द आपके ओनली फॉर प्रोनाउन के तौर पे आ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पे बॉयज को एड्रेस करने के लिए, शुगर को एड्रेस करने के लिए हम डायरेक्टली सम का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इनको नंबर और क्वांटिटी के तौर पे शो कर दिया। लेकिन आप तीसरे और चौथे एग्जांपल में देखिए, हमने सम के साथ में बॉयज का प्रयोग किया, यहां सम के साथ यहां हमने सम के साथ में डेज का प्रयोग किया। अब यहां थोड़ा सा फर्क है, यहां इन शुरू के दो सेंटेंस में सम अकेला आ रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट ही नाउन को रिप्लेस कर रहा था, तो इसलिए हम इसको कह रहे थे प्रोनाउन। लेकिन इन तीसरे चौथे सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। इस तीसरे चौथे सेंटेंस में क्या हो रहा है कि सम के आगे हम यहां पे बॉयज का प्रयोग कर रहे हैं। बॉयज और डेज यहां पे नाउन है, ये नाउन के साथ में आ रहा है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एडजेक्टिव में क्या होता है, हमेशा जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड होता है, यानी कि जो प्रोनाउन होता है, उसके साथ में नाउन जुड़ जाता है, तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके एडजेक्टिव के फॉर्मेट में है। लेकिन ये सम जो बॉयज है ये नंबर है, क्योंकि इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो डेज हो गया, अब डेज को काउंट नहीं कर सकते। अगर डेज को काउंट करना है तो हमें उसकी क्वांटिटी शो करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो मैंने कहा कहीं दिन, कुछ दिन, बहुत दिन, तो ये काउंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया सम। अब मैंने कहा कुछ दिन, अब कुछ दिन कितने, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं, ये अनलिमिटेड हो गया। और जब कोई चीज अनलिमिटेड फॉर्मेट में चली जाती है तो उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी शो करने के लिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव को यूज किया है। तो आप देख सकते हैं सम डेज, यहां पे इसको हम सम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एग्जैक्ट नंबर नहीं है डेज का, इसलिए हमने यहां पे सम का प्रयोग कर दिया। सम के साथ में नाउन लगा दिया तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। तो ये दो सेंटेंस थे वो एडजेक्टिव के तौर पे थे, और ये जो दो सेंटेंस थे ये आपके प्रोनाउन के तौर पे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सम का प्रयोग भी करना अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10वां नियम। 10वां नियम क्या है उसको ध्यान से देखिए। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांशतः, ठीक है, अधिकांशतः, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप इसको। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो बताता हूं। ऑलमोस्ट को भी हम नंबर्स और क्वांटिटी के लिए शो कर सकते हैं। नंबर का मतलब गिनने के लिए, क्वांटिटी का मतलब भी गिनना होता है, लेकिन नंबर काउंटेबल होता है और क्वांटिटी अनकाउंटेबल होता है। यानी कि आप जिसको मेजर नहीं कर सकते वो क्वांटिटी हो गई, जिसको मेजर कर सकते हैं वो नंबर हो गया। ये दोनों ही कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। जैसे मतलब आपके सामने मैं दो एग्जांपल रख रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर, अधिकांश खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी है, मतलब अधिकांश जो लड़के हैं अच्छे खिलाड़ी हैं। मोस्ट ऑफ द मनी,
जो अधिकांश जो पैसा है वो खर्च हो चुका है। तो आप देखिए अधिकांश पैसा यानी कि एग्जैक्ट हमारे पास में फिगर नहीं है पैसे का, तो इसलिए हमने इसको क्वांटिटी बेस माना। लेकिन बॉयज हैं, वो अधिकांश बच्चे हैं, उसको काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए हमने इसको नंबर्स का फिगर माना। तो नंबर्स के तौर पे हमने बॉय का प्रयोग किया, बॉयज का, और क्वांटिटी के तौर पे हमने यहाँ पे मनी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मेट में सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां नियम, वो है इनफ का प्रयोग। इनफ का प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे? सेम टू सेम डिक्टो पोजीशन है, आपको कॉपी करना है। इनफ को भी हम नंबर्स के लिए और क्वांटिटी के लिए शो कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को फिगर आउट करने के लिए इनफ का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन याद रखना इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। अब आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने कहा ही हैज इनफ वर्कर, ही हैज इनफ मिल्क। मिल्क यहां पर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। वर्कर यहां पर काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो उसके लिए हमने इनफ का प्रयोग कर दिया। अनकाउंटेबल है तो भी हमने उसके लिए इनफ का प्रयोग किया। तो मैंने कहा था ना कि इनफ एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है जिसको आप नंबर्स के लिए और क्वांटिटी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। उसके पास में पर्याप्त मजदूर है या कर्मचारी है, कुछ भी कह सकते हैं, और उसके पास में पर्याप्त दूध है, तो दूध अनलिमिटेड था तो हमने इनफ लगा दिया। या वर्कर लिमिटेड है तो हमने इसके लिए इनफ का प्रयोग कर दिया, एज ए नंबर, एज ए क्वांटिटी के तौर पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 12वां नियम, जिसका नाम है ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब इसको कैसे एड्रेस करेंगे वो देख लीजिए। ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन एज ए नंबर एंड यूज फॉर इनडेफिनेट एडजेक्टिव एज ए क्वांटिटी। वही बात हो गई, अगर क्वांटिटी के तौर पे यूज करेंगे तब तो इसको एडजेक्टिव फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, अगर नंबर के तौर पे यूज करना है तो इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे लेके आना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा सिंपल सा फंडा है कि ए फ्यू को एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है, वो भी क्वांटिटी और नंबर के बेस पर। अब कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, ए फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर फोल्ड। ठीक है ना, इन पेनों में से कुछ पेन ऐसे हैं जो पुराने हैं। ठीक है, तो यानी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां पे नंबर का प्रयोग किया है ए फ्यू के तौर पे। ठीक है, इसके बाद में he has a few words, उसके पास कुछ शब्द है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो हम कोई स्पीच देने जा रहे हैं किसी स्टेज के ऊपर, अब हम कितने वर्ड बोलेंगे ये तो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड तो हमें पता नहीं होते हैं उसकी कि उसकी नंबरिंग कितनी है, तो उसके हमने माना है क्वांटिटी फिगर। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो क्वांटिटी के लिए हमने और नंबर्स के लिए हमने ए फ्यू का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। नंबर्स के लिए हमने ए फ्यू और क्वांटिटी के तौर पे हमने ए फ्यू का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए फ्यू वर्ड्स को शो कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन के साथ में आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये खुद नाउन बन के यूज हो रहा है, ये नाउन को खुद रिप्लेस करते हुए प्रोनाउन बन रहा है। बस इतना से इन दोनों में फर्क था। उम्मीद करता हूं ए फ्यू का प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 13वां नियम। ठीक है, 13th, इसका मतलब है मच। इसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं मच, मच का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। मच इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट एडजेक्टिव मैनर फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम मच का प्रयोग करेंगे वो हमेशा और हमेशा इनडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव मैनर में यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज किया जाएगा, यानी एक वचन और नहीं गिनने योग्य संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते अगर वो सिंगुलर हो, और उस फॉर्मेट में एडजेक्टिव मैनर के लिए हम मच का प्रयोग करेंगे, और मच का मतलब होगा ज्यादा। आप एग्जांपल देखिए, जैसे मच फूड हैज बीन कंज्यूम्ड, ज्यादातर खाना या ज्यादा खाना कंज्यूम किया गया, यानी यूज किया गया या काम में ले लिया गया, तो खाना ज्यादा। ठीक है, ज्यादा खाना, अब ज्यादा खाना कितना था तो उसका एग्जैक्ट हमारे पास में नहीं, तो क्वांटिटी है, तो जब उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मच का प्रयोग किया। लेकिन याद रखना, मच का यूज करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ी, और फूड यहां पर नाउन है, और आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव के साथ में नाउन आता है, इसलिए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और यहां पे फूड अनकाउंटेबल नाउन है। तो उम्मीद करता हूं मच का प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हम मच का प्रयोग करेंगे वो हमेशा एडजेक्टिव मैनर में ही यूज किया जाएगा, इसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब लास्ट एंड फाइनल, जिसका नाम है 14, और 14 रूल्स में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, और लिटिल का प्रयोग भी हमेशा ध्यान रखना है इनडेफिनेट
इनडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पे ही यूज किया जाएगा, यानी कि इसको कभी भी इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसे ओनली फॉर इनडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर ही यूज किया जाएगा, क्योंकि यह ओनली फॉर किसी भी जो पदार्थ होता है, जो अनलिमिटेड जो मतलब नाउन होता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को शो करता है। कैसे करता है वो देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है, आई सा ए लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा सा लड़का देखा। अब वो छोटा लड़का कितना था, कितना छोटा था, ये हमें पता नहीं है, एग्जिट हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिटिल का प्रयोग किया। और लिटिल का मतलब होता है बहुत छोटा, और लिटिल का प्रयोग हमने यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव जो रूल्स थे और जो हमने कंटेंट आपके सामने रखे एग्जाम्पल के साथ में, टेबल के साथ में और जो क्लासिफिकेशन के साथ में रखे, उम्मीद करता हूँ सारे आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आज के हमारे इस चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।